वेलकम बच्चों, एक बार आपका पुनः स्वागत करती हूँ आपके अपनी क्लास द केमिस्ट्री शिक्षा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर बोर्ड एग्ज़ाम की सीरीज़ तैयार कर रहे हैं। इसमें प्रतिदिन हम 3 प्रश्न आपको समझाते हैं। उनके आंसर PDF के लिंक के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज के 3 प्रश्नों से आपको अवगत कराती हूँ। इसमें पहला प्रश्न जो हम करेंगे, हिमांक में अवनमन क्या है? मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक से इसका संबंध स्थापित कीजिए। या इस प्रश्न को कभी कभी बोर्ड ऐसा भी पूछ लेते हैं कि सिद्ध करो कि हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो ये आज का हमारा पहला प्रश्न है। तो देखिए, इसे हम सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद आपको PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, उससे आप इसे याद कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हिमांक में अवनमन से पहले कि हिमांक किसको कहते हैं। तो यदि आपने पिछली वीडियो देखी हो तो क्वथनांक मैंने बताया था आपको, ठीक उसी प्रकार हिमांक को भी हम परिभाषित करेंगे। हम जानते हैं पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। हर अवस्था में उसका कुछ वाष्प दाब है। ठोस अवस्था में वाष्प दाब का मान सबसे कम होता है। द्रव अवस्था में ठोस की अपेक्षा वाष्प दाब कुछ अधिक, और गैसीय अवस्था में वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। इसलिए जब भी हमें किसी द्रव को गर्म करना होता है, अर्थात वाष्प में बदलना होता है, तो हम उसे ताप देते हैं, क्योंकि वाष्प दाब और ताप एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ताप बढ़ाते हैं तो वाष्प दाब बढ़ता है, ताप कम करते हैं तो वाष्प दाब कम होता है। तो जब किसी द्रव को हम वाष्प में बदलना होता है तो उसे ताप देते हैं ताकि उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाए और वो द्रव उबलने लगे। उसे हम उसका क्वथनांक कहते हैं। अभी हमारा यहाँ क्वथनांक नहीं, किसको पढ़ना है हमें? हिमांक को। हिमांक मतलब जिस पर पानी हिम में बदल जाए, हिम मतलब बर्फ। तो किसी भी वह द्रव का वह ताप जिस पर वह ठोस में बदल जाता है, किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर वह ठोस में बदल जाता है उसका हिमांक कहलाता है। अब क्यों ठोस में बदलता है? तो ठोस में बदलते समय कोई भी द्रव कब ठोस में बदलेगा? जो द्रव है, जब उसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा तो वो द्रव किस में बदल जाएगा? ठोस में। तो किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, जिससे वह द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है, उसे हम उसका हिमांक कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से सुनिए। किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, जैसे ही वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होगा, वह द्रव किस में बदल जाएगा? ठोस में। और जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलेगा उसे हम उसका क्या कहेंगे? हिमांक। क्लियर है ये बात? अब देखिए, हिमांक तो हमें समझ में आ गया कि हिमांक क्या है। तो किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। और मैंने पहले ही बताया, किसी भी पदार्थ की द्रव अवस्था की अपेक्षा उसके ठोस का वाष्प दाब क्या होता है? कम। इसलिए जब हमें किसी द्रव को ठोस में बदलना होता है तो हमें वाष्प दाब में क्या करनी है? कमी। इसलिए हम ताप में क्या करते हैं? कमी, और कूलिंग करते हैं। कूलिंग करने पर द्रव किस में बदल जाता है? ठोस में। अब हिमांक में अवनमन क्या है? तो अवनमन मतलब होता है कमी। मतलब आपका पानी यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस में बदल रहा है और इस पानी में आपने नमक अवाष्पशील विलेय मिला दिया, तो अब ये 0 डिग्री पर ना बदल कर कहीं कम ताप -2, -3 ऐसे डिग्री सेल्सियस पर ये ठोस में बदलेगा। तो किसी भी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, किसी भी द्रव में अवाष्पशील विलेय मतलब ऐसा विलेय जो वाष्प में नहीं बदल सकता, तो उसका उदाहरण है नमक। किसी भी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके हिमांक में जो कमी आती है, मतलब पहले जितने डिग्री सेल्सियस पर वो ठोस में बदल रहा था, अब उससे और कम ताप हमें करना पड़ता है उसे ठोस में बदलने के लिए। तो किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर
किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर हिमांक में आई कमी कहलाती है हिमांक में अवनमन। तो आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्पदाब ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर हो जाता है, जिससे वह द्रव ठोस में बदल जाता है। मतलब दिमाग में ये बात तो बिल्कुल क्लियर करिए, यदि द्रव को ठोस में बदलना है तो वाष्पदाब को कम करना है। वाष्पदाब को कम करना है इसलिए हम ताप में कमी करते हैं, क्योंकि वाष्पदाब और ताप एक दूसरे के समानुपाती हैं। ताप बढ़ेगा तो वाष्पदाब बढ़ेगा, हमें कमी करनी है तो हमें ताप को क्या करना पड़ेगा, कम। तो किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्पदाब ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर हो जाता है, जिससे वह द्रव किस में बदल जाता है, ठोस में, उस ताप को हम कहते हैं हिमांक। किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर हिमांक में आई कमी हिमांक में अवनमन कहलाती है। द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाया तो वो किस में बदल गया, विलयन में। तो विलयन का हिमांक हमेशा शुद्ध विलायक से क्या होगा, कम होगा। इस कमी को हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन। अब हमें पढ़ना ये है कि ये कमी आती क्यों है, ऐसा क्या हुआ कि द्रव में हमने अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो जिस ताप पर वह ठोस में बदल रहा था उस ताप पर ठोस में ना बदलकर उससे कम ताप पर वह ठोस में बदलता है। तो देखिए, जब किसी हिमांक में अवनमन तो आपको समझ में आ गया। किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर हिमांक में आई कमी क्या कहलाती है, हिमांक में अवनमन। अब हम इसका स्पष्टीकरण देखेंगे कि क्या है इसका स्पष्टीकरण। तो देखिए, हम जानते हैं जैसे ही द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाया उसका वाष्पदाब पहले की अपेक्षा क्या हो गया, कम हो गया। मतलब ये द्रव यदि पहले 0.6 इसका वाष्पदाब था और इसकी ठोस अवस्था का वाष्पदाब 0.4 था शुद्ध अवस्था में, तो हमें 0.6 को 0.4 पहुंचाने के लिए जो ताप देना था वो हिमांक था। लेकिन जैसे ही द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाया वाष्पदाब पहले ही कम हो गया। अब इसकी ठोस अवस्था का वाष्पदाब इसकी अपेक्षा कहीं और कम होगा, क्योंकि द्रव और ठोस में द्रव अवस्था का वाष्पदाब अधिक और ठोस अवस्था का वाष्पदाब कम होता है। तो किसी द्रव में जब अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो वाष्पदाब कम हो जाता है, लेकिन अवस्था क्या बनी रहती है, द्रव, पानी में आपने नमक मिला दिया तो वाष्पदाब तो कम हुआ, वो एक विलयन तैयार हुआ। उस विलयन का वाष्पदाब कितना है, 0.4। तो उस विलयन का ठोस अवस्था का वाष्पदाब पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम। अब इसको हमें कहाँ पहुँचाना है, 0.2 पहुँचाना है, तब जाकर ये विलयन ठोस में बदलेगा। तो इसकी अपेक्षा ताप हमें और क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। यही कारण है कि द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्पदाब कम हो जाता है, किंतु अवस्था क्या बनी रहती है, ठोस, अवस्था क्या बनी रहती है, द्रव। अतः इस द्रव को ठोस में परिवर्तित करने हेतु ताप में पहले की अपेक्षा और अधिक कमी करनी पड़ती है। ये यदि 0 डिग्री सेल्सियस था तो ये -2 या 3 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस तरह किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर हिमांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखिए इसका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे। इसका ग्राफीय निरूपण मैं आपको बताती हूँ। तो हम इस ग्राफ में 2 एक्सिस लेते हैं। यहाँ पर हम वाष्पदाब लेते हैं, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। यहाँ हम तापमान लेते हैं, इधर की ओर बढ़ रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब मान लीजिए आपके पास कोई पदार्थ था, शुद्ध विलायक था। ये शुद्ध विलायक का वाष्पदाब यहाँ कहीं था। इसके आपने ताप में कमी की, ताप में कमी करते करते एक अवस्था ऐसी आई, इसका वाष्पदाब ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर हो गया और आपका ये द्रव यहाँ पर ठोस अवस्था में बदल गया। यहाँ उसकी अवस्था क्या थी, द्रव। ये आपका क्या है, शुद्ध विलायक। तो ये ताप जिस पर वो ठोस अवस्था में बदला, ये आपका क्या कहलाएगा, शुद्ध विलायक का हिमांक, जिसे हम T0F से शो करते हैं। अब जैसे ही आपने इस द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाया, वाष्पदाब क्या हो गया, कम। लेकिन अवस्था क्या है, द्रव है। इस द्रव की को यदि ठोस में बदलना है तो वाष्पदाब को हमें और कम करना पड़ता है।
वाष्प दाब को कम कैसे किया जा सकता है? ताप को कम करके। तो हम ताप धीरे धीरे कम करते हैं, वाष्प दाब कम होता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि आपका ये विलयन जो अवाष्पशील विलेय मिलाने पर आपको मिला था, ठोस में बदल जाता है। इसे आप TF से, ये विलयन का हिमांक है, इसे आप TF से शो करते हैं। तो TF T0F की अपेक्षा कहीं कम होगा। इन दोनों का अंतर ही डेल्टा TF कैसे निकालेंगे? तो T0F माइनस TF, यह है हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन मतलब शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक। क्लियर है? इसे डेल्टा TF विलयन हिमांक में अवनमन है। ये किसके बराबर होता है? तो शुद्ध विलायक के हिमांक से विलयन के हिमांक को घटाने पर हमें जो मिलेगा वो हिमांक में अवनमन कहलाएगा। ये जो कमी आई, इस कमी को हम हिमांक में अवनमन कहते हैं और आपका ये ग्राफ कुछ ऐसा तैयार होता है। क्लियर है? तो आपको ग्राफ भी क्लियर हो गया होगा। ये शुद्ध विलायक को, ये विलयन को, ये विलायक का हिमांक, ये विलयन का हिमांक। तो ये इसका ग्राफीय निरूपण था। अब देखिए, तनु विलयनों के लिए जब भी डेल्टा TF देखा गया तो तनु विलयनों के लिए डेल्टा TF किसके समानुपाती पाया गया? मोललता के। M मोललता को शो करता है, स्मॉल m। 1 किलोग्राम में घुले हुए मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता। जब भी हम कहीं से समानुपाती हटाते हैं तो हम क्या रखते हैं? बराबर और स्थिरांक लगाते हैं। यहाँ KF एक स्थिरांक है जिसे मोलल, जो आपका टॉपिक है, हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। मोललता से रिलेटेड है इसलिए मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं इसे। KF को क्या कहा जाता है? मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। अब इस KF को यदि मुझे परिभाषित करना हो तो KF को परिभाषित करने के लिए मैंने पहले भी आपको ये सिखाया है कि जब भी हमें किसी स्थिरांक को परिभाषित करना होता है तो उसके साथ के कारकों को हम इकाई मान लेते हैं। मतलब मोललता बराबर मान लूँ 1, कि 1 मोल 1 किलोग्राम में घुला है। यदि मोललता 1 है तो डेल्टा TF किसके बराबर हो जाएगा? KF के बराबर। जिसे परिभाषित करना है पहले नंबर पर बोलेंगे, किसी विलयन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, ये क्या है? हिमांक में अवनमन। किसी विलयन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक हिमांक में अवनमन के बराबर होता है। फिर स्थिति लगा देंगे। क्या स्थिति? यदि मोललता इकाई हो। इस तरह हम मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कर देते हैं कि किसी विलयन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक हिमांक में अवनमन के बराबर होता है यदि मोललता इकाई हो। अब देखिए, इस KF के लिए इकाई की गणना कैसे करेंगे? तो हम जानते हैं डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। KF निकालना है तो सूत्र क्या होगा? ये M नीचे जाएगा, डेल्टा TF अपॉन M। डेल्टा TF की इकाई क्या है? केल्विन। मोललता की इकाई क्या है? मोल पर किलोग्राम। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये आपके KF की यूनिट या इकाई हो गई, केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब चूंकि हमारा हिमांक में अवनमन, हमारा प्रश्न क्या था? देखिए, एक भाग इसका ये भी था कि सिद्ध करो कि डेल्टा TF एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ हो रहा है कि डेल्टा TF विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। तो चूंकि उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि हिमांक में अवनमन मोललता अर्थात विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, अतः ये एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो आपसे इस पर जैसा प्रश्न पूछा जाए उसके अनुरूप आप इसका आंसर करेंगे। हिमांक में अवनमन को क्या है पूछा जाता है तो हिमांक बताते हुए हिमांक में अवनमन को परिभाषित करेंगे। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक से इसका संबंध पूछा जाता है तो यहाँ तक कि आप सिद्ध करेंगे। सिद्ध कीजिए कि एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो यहाँ आप ये संबंध निकाल कर ये बताएंगे कि ये एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। बाकी ये सभी चीज़ें आपको नोट्स में PDF के लिंक में आप क्लिक करेंगे तो नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा।
तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हिमांक में अवनमन से आवासशील विलेय के अणुभार की गणना किस प्रकार की जाएगी। तो देखिए, हम जानते हैं हिमांक में अवनमन बराबर KF इंटू एम, जहाँ KF मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, M मोललता। मोललता क्या है, तो मोललता का सूत्र होता है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, जहाँ WB किसका भार है, विलेय का भार, MB विलेय का अणुभार जिसकी हमें गणना करनी है, WA विलायक का द्रव्यमान या भार। समीकरण 1 में मोललता के मान को रखेंगे, डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, KF इंटू एम की जगह ये आएगा WB इंटू 1000 MB इंटू WA। गणना किसने की करनी है, आवासशील विलेय के अणुभार। तो विलेय का अणुभार हमारा क्या है, MB, जिसकी गणना करनी होती है उसे बाईं ओर लाते हैं, तो ये बाईं ओर यहाँ आएगा, डेल्टा TF इसके स्थान पर आ जाएगा। तो समीकरण मिलेगा MB बराबर, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा, KF इंटू WB इंटू 1000 बटे डेल्टा TF इंटू WA। उपरोक्त समीकरण की सहायता से विलेय का भार, विलायक का भार और हिमांक में अवनमन ज्ञात होने पर हम आवासशील विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा प्रश्न था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आवासशील विलेय के अणुभार की गणना के लिए हमें जो सूत्र मिला, KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA, जहाँ KF मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, WB आवासशील विलेय का भार, डेल्टा TF हिमांक में अवनमन, WA विलायक का द्रव्यमान या विलायक का भार। तो ये आपका दूसरा प्रश्न था, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि डेल्टा TF बराबर KFM, M मोललता है, मोललता बराबर क्या होता है, तो WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। इसकी सहायता से हम अणुभार को निकाल देंगे। अब आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो तीसरा और आखिरी प्रश्न है। तो देखिए, आज का तीसरा और आखिरी प्रश्न, हिमांक में अवनमन में आपको NCERT पर एक प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2.9, पेज नंबर 53 का। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH CH2OH। ये पानी को बर्फ़ में परिवर्तित होने से रोकता है, हिमरोधी पदार्थ कहलाता है। तो इसमें C2H6O2, इसका यदि आप टोटल करेंगे तो 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 12 दूनी 24 कार्बन का भार, 6 ऑक्सीजन और 16 दूनी 32। इन सब का आप टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 62 ग्राम। ये इसका अणुभार हो जाएगा, विलेय का अणुभार। C2H6O2 का क्या निकाला हमने, अणुभार निकाला एथिलीन ग्लाइकॉल का। तो एक कार्बन का भार 12 था, 2 कार्बन है इसलिए 24, एक हाइड्रोजन का भार 1 था, 6 है इसलिए 6, एक ऑक्सीजन का भार 16 था, 2 है इसलिए 32। मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार कितना होता है, 65 ग्राम पर मोल होता है। ये हमने सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया। हमारा प्रश्न है, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में घोला गया है, तो हिमांक में अवनमन कितना आया और विलयन का हिमांक क्या होगा। ये दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। शुद्ध जल के लिए KF का मान, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक का मान होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये किसके लिए मान होता है, शुद्ध जल के लिए मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक इतना होता है। तो अब देखिए, हमें सबसे पहले हिमांक में अवनमन निकालना है। हम जानते हैं हिमांक में अवनमन डेल्टा TF बराबर सूत्र क्या है, KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA।
यहाँ KF मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक जो हमें कितना दिया गया है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। WB विलेय का भार, जो कम होता है वो विलेय, जो अधिक होता है वो विलायक। तो WB कितना दिया है 45 ग्राम। 1000 वैसा ही रहेगा। MB विलेय का अणुभार, तो यह भी हमने निकाला था 62। WA विलायक का द्रव्यमान, तो कितने ग्राम में घोला गया है 600 में। ये सारे मान हमें मिल गए। हम इससे डेल्टा TF को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा TF बराबर 1.86 इंटू 45 इंटू 1000 अपॉन 62 इंटू 600। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2.2 केल्विन। ये कितना आ जाएगा 2.2 केल्विन। तो ये आपका डेल्टा TF निकल गया। तो हमारा हिमांक में अवनमन निकल गया कितना है। अब हिमांक में अवनमन से हम विलयन का हिमांक निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF। शुद्ध विलायक के हिमांक से विलयन के हिमांक को घटा दिया जाए तो डेल्टा TF मिलता है। हमें यहाँ विलयन का हिमांक निकालना है, तो TF बराबर क्या हो जाएगा T0F माइनस डेल्टा TF। क्लियर है। T0F माइनस डेल्टा TF। हाँ, T0F मतलब शुद्ध विलायक का हिमांक। शुद्ध विलायक मतलब पानी। पानी का हिमांक कितना है 273.15 केल्विन। डेल्टा TF हमें कितना मिला 2.2 केल्विन। माइनस कर देंगे तो हमें विलयन का हिमांक मिल जाएगा। विलयन का हिमांक बराबर कितना आ जाएगा 270.95 केल्विन। तो बुक में ये आपको बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से समझाया गया है। पहले मोलों की संख्या निकलवाई है, फिर किलोग्राम में परिवर्तित करवाया है। तो उतना आप ना करके सीधे से हमें जो फॉर्मूला पता है कि हिमांक में अवनमन बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 MB इंटू WA। MB कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो हमारा विलेय है उसके परमाणु भारों को जोड़कर उसका अणुभार निकाल लेते हैं। KF शुद्ध जल के लिए तय होता है 1.86। तो KF मिल गया, विलेय का भार मिल गया, विलेय का अणुभार हमने निकाल लिया, विलायक का द्रव्यमान दिया गया था। सब मानों को रखकर हमने डेल्टा TF को कैलकुलेट किया। डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF, विलायक माइनस विलयन। हमें विलयन निकालना है, तो विलयन को बाईं ओर लाए, ये यहाँ जाएगा। शुद्ध विलायक माइनस हिमांक में अवनमन, इसको माइनस करेंगे तो ये आपका 270.95 केल्विन। तो ये प्रश्न आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और PDF में मैं आपको ये क्वेश्चन भी दे दूँगी, क्योंकि बहुत से बच्चे होंगे जिनको बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी, तो आप उसमें देखिएगा। और रेगुलरली क्वेश्चंस 3 आपको याद करने हैं। जो सीरीज़ देती जा रही हूँ रेगुलरली उसे याद करते जाइए। देखते ही देखते आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस हमारे साथ बने रहिए और रेगुलर बेसिस पर याद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि जिनको इसकी आवश्यकता है उन तक ये पहुँचे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि अब हम शुरुआत कहाँ से करें इतना समय ख़राब होने के बाद। तो शुरुआत सीरीज़ 1 से कीजिए, जो मैं आपको करवा रही हूँ, और लगातार धीरे धीरे 3 प्रश्न रोज करते हुए आप देखिए आपका सिलेबस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। डरना नहीं, लड़ना है। तो हिम्मत रखिए, रेगुलर पढ़ाई कीजिए और अपनी कमज़ोरियों से लड़िए कि हम अब तक जो समय ख़राब कर चुके हैं अब उसे ख़राब नहीं करेंगे। सीरीज़ 1 से ये आज सीरीज़ 6 है। 18 प्रश्न हमारे हो चुके हैं और लगभग 4 या 5 प्रश्न और करने पर आपका ये विलियम चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो देखिए 5 या 6 दिन में जब आप एक चैप्टर कर लेंगे तो हमारे केवल 16 चैप्टर हैं, तो उन्हें तैयार करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस आपके साथ की आवश्यकता है। आपका साथ बना रहे, आप मेरे विश्वास पर खरे उतरिए कि रोज़ के प्रश्न याद कीजिए, तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना कुछ कठिन नहीं होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।